अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स बेस्ट शेफुल आवाज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कहा जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 9। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आरुषि ऑटो में बैठी हुई थी। न जाने वो उसके साथ क्या हो रही थी। उसके हाथ पैर शेयरिंग कर रहे थे। एक अजीब सी गर्माहट उसके शरीर में एहसास हो रही थी उसे। हल्की हल्की सी पसीने जबरदस्ती अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है, क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने माधवी की वो पतली सी नेक की स्किन और नेक बोन की वो चित्र बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वो इस भ्रम से बाहर ही नहीं हो पा रही थी, तो वो अपने हाथों की नाखून से खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अभी जो उसके साथ हो रही है बस इससे वो बाहर हो जाए, लेकिन पता नहीं ये क्या थी, कौन सी घोर में वो चली गई थी जो वापस आने की नाम ही नहीं ले रही हो। और बार बार उसके मोबाइल पर काजल की कॉल आ रही थी कि जिस तरह से आरुषि एकदम से भाग आई थी, काजल को बहुत शौक दिला देती कि अचानक क्या हो गई है, बिना कुछ बोले वो ऐसी ही चली गई। वो बार बार कॉल करती है। आरुषि वैसे ही लगभग 3 मिनट बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी, और तभी वो थोड़ी बहुत ध्यान देती कि बार बार उसकी फ़ोन में रिंग हो ही जा रही थी, बंद होने के नाम नहीं ले रही थी। तो एक लंबी सांस लेती है वो। अब मानो कि सांस लेना भी थोड़ी हद तक मुश्किल हो गई हो। वो फ़ोन की ओर देखती है तो देखती है काजल की बार बार कॉल आ रही है। वो कांपते हाथों से उसी फ़ोन को अपने हाथ में लेती है, रिसीव करती है कॉल और कान में लगाती है। काजल की सीधी बात, तू ठीक है? हाँ, कुछ हुआ क्या? तू ऐसे कैसे घर से निकल गई कुछ बिना बोले? क्या हुआ? हाँ आरुषि, आरुषि मैं बात कर रही हूँ, सुनाई भी दे रही है? हेलो। आरुषि की मानो गले में कुछ चुभ रही थी कि वो बात ही कर नहीं पा रही थी, और वो एकदम से बोलती वो मैं घर जाके बात करूँगी, मैं ठीक हूँ। और ये बोलते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। बहुत कंफ्यूज वाली सिचुएशन थी। उधर जब आरुषि कमरे में एकदम से गई थी, माधवी को थोड़ी ऑकवर्ड लग जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता थी कि एकदम से आरुषि एंटर करेगी काजल के साथ। वो तो कुछ समझने से पहले ही आरुषि जैसे तैसे सारा को सुला के वहाँ से फटाक से निकल जाती है। बस चंद सेकंड में ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ समझने से पहले और कुछ सोचने से पहले। माधवी एकदम से काजल के पास आती कि ताई वो क्या हुआ है, आप परेशान हो? पता नहीं ये लड़की को क्या हुआ, अचानक एकदम से सीधा कमरे से निकल गई और घर से भी बिना कुछ बोले। अब मैं कॉल कर रही हूँ, पता है 4-5 कॉल करी, वो उठाई नहीं। अब उठाई और पता नहीं इसकी आवाज़ भी बड़ी अजीब सी लग रहा है मुझे, पता नहीं कुछ क्या हुई होगी उसके साथ। माधवी भी बोलती है कि ताई हो सकता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं हो, पर ये भी तो बतानी चाहिए ना। अब वो घर कैसे जाएगी, अब ये अलग परेशानी है। ताई वो पहुँच ही जाएंगे। इधर आरुषि घर पहुँचती है। घर पहुँचती है वो देखते हैं उसके दादाजी उसके पापा के साथ बात कर रहे थे। जैसे ही आरुषि इंटर करते हैं वो लोग पूछ लेते हैं कि बेटा देखे आए, लेकिन आरुषि कुछ नहीं बोलती है। पता नहीं उसे बहुत अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही थी। वो वहाँ से भाग के अपने कमरे में आती है जल्दबाजी में, और आके सीधा वॉशरूम में घुसती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, जो कि एक अजीब सी बेचैनी थी। और जब तक ना वो बेचैनी ख़त्म होती है वो शावर के नीचे ही खड़ी होती है, और शावर के नीचे खड़ी होके ही सोचती ही व्हाट वाज दैट फीलिंग। शायद ये पहली बार थी जो उसने महसूस करी है। इसके पहले वो कभी इस तरह की फीलिंग को महसूस नहीं करी थी, एहसास ही नहीं हुई थी उसे। आज थोड़ी डिफरेंट थी। पहले वो सपना, फिर माधवी की टच, और आज ये समझ ही नहीं पा रही कि ये एक एक करके क्या हो रही है उसके साथ, कौन सी दिशा में जा रही है चीज़ें। थोड़ी बहुत नहाने के बाद वो जैसे ही निकलती है तो देखती है उसकी मम्मी उसके कमरे में आई हुई है। तो उसकी मम्मी बोलती कि इतनी रात को तुम नहाई हो, क्यों? नहीं वो मम्मी गर्मी लग रही थी तो सोचा, बाहर से भी आए हैं डस्ट वगैरह तो थोड़ी अजीब सी लग रही थी तो सोचा नहा लेते हैं। अच्छा, और कुछ खाओगी? मम्मी भर भर के खाना खाने के बाद जगह कहाँ बचते हैं, भूखी नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। ये बोलते हुए उसकी मम्मी चली जाती है।
वो बेड पे बैठी हुई थी, टॉवल से अपने बालों को पोंछ रही थी, लेकिन बेख्याली में उसकी ध्यान सिर्फ उसी मोमेंट पे जाके अटक सी जाती है जिस क्षण वो माधवी को देखी थी। माधवी की पल्लू जो है प्रॉपर थे, सही नहीं थे, साड़ी के जो आंचल थे वो प्रॉपर सेट नहीं थे, शायद वो सेट कर रही थी। उसके नेक के बोन्स वो बहुत अच्छे से क्लियरली साफ देख चुकी थी, और शायद नहाने के कारण बाल भीगे हुए थे, कुछ बूंदे उसकी नेक तक आ पहुंचे थे, जिसे देख के पूरी तरह से आरुषि की माइंड ब्लैंक हो जाती है और अभी भी वो उसी बारे में सोच रही थी, उसकी ध्यान उसी दिशा में जाती है। वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है और टॉवल को अपने मुंह में रख लेती है कि क्या हो रही है, ये क्या चीज़ है। कुछ देर तक वो वैसे ही रहती है, मानो कि वो दिमाग में इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर चुकी है कि चाहकर भी वो अपनी आंखों के सामने से उस पल को हटा नहीं पा रही है। वो चिढ़ जाती है, उठकर टॉवल को साइड फेंकती है और एकदम से अपनी भोलेनाथ से शिकायत करने लगती है कि ये क्या एहसास है भोलेनाथ, समझ कुछ हाँ नहीं रही, क्या हो क्या रही है मेरे साथ। कल को सपना देख लिया अजीब सा, फिर पता नहीं माधवी जी के छूने से एक अजीब सी फील होती है, और आज थोड़ी देर के पता नहीं मेरी नज़रें कैसे और क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये कौन सी दिशा में लेके जा रहे हो आप मुझे। कुछ देर वो बातें करती है, फिर वो अपनी माइंड डाइवर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं स्टडी टेबल पर, लेकिन फिर भी उसकी माइंड डाइवर्ट नहीं हो रही थी। इसका हल तो ज़रूर निकालनी चाहिए, जब तक ना सोल्यूशन निकालेगी वो, तब तक ये सारी चीज़ शायद उसके दिमाग से ना जाए। यही वो सोच रही थी। रात के 9:30 बज चुके थे तब तक। काजल फिर भी कॉल लगाती कि वो ठीक से घर पहुंची कि नहीं। वो कॉल रिसीव तो नहीं करती, बस टेक्स्ट भेज देती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ घर, फिक्र मत कर। आगे से काजल का कोई रिप्लाई नहीं आती है। उसको भी लगती है कि शायद थोड़ी बहुत तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी, इसलिए। इधर 10 बजते ही आरुषि एकदम से जाती है दिया के कमरे में। दिया कुछ पढ़ाई कर रही थी। अचानक से आरुषि को देख के बोलती कि दी आप वो मेरा आईपैड तुम्हारे पास है ना। तभी दिया बोलती कि हाँ दी है तो। तभी वो एकदम से निकल कर देती है वो आईपैड आरुषि को। आरुषि लेती है और बोलती कि ले लेना वापस। नहीं दी मुझे अभी तो चाहिए नहीं, जब चाहिए तो मांग लूँगी। ठीक है, अब बहुत रात हो गई है, अब जो भी है ये ख़त्म करो और सो जाओ। हाँ दी। और यही बोलते हुए आरुषि वहाँ से निकल जाती है। वो अपने कमरे में आती है। कमरे में आती ही वो फिर से स्टडी टेबल पे जाती है और अपनी आईपैड से बहुत सारी चीज़ वो रिसर्च करने लगती है कि कोई मेडिकल इशू तो नहीं है उसे, ट्रॉमा या कुछ भी ऐसी टाइप की। बहुत सारी चीज़ वो सर्च कर रही थी बहुत देर तक। और मेडिकल साइड में से उसे बस इतना पता चलती है कि अगर सफोकेशन हो तो कभी कभार ऐसे हो सकता है, या फिर एंजाइटी में हो तो इंसान तो ऐसे सिम्टम आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ तो थी ही नहीं उसके साथ। वो और सर्च करने लगती है और सर्च करते करते वो एक साइकोलॉजी पेज में जाके पहुंचती है। वहाँ पर किसी ने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करे थे और आरुषि देखती है जो जो उसके साथ हो रही है, जो वो फील कर रही है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ों को डिस्क्राइब करे गए थे। जहाँ पर हाईलाइट पॉइंट करके उस डिस्क्रिप्शन में किसी ने बताया थे कि वो प्यार में है, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट में जो जो फील होते हैं इंसान को, बिल्कुल वैसी ही है। ये चीज़ सोचते ही न जाने आरुषि के हाथ से वो आईपैड एकदम से गिर जाता है और हल्की सी स्क्रैच भी आ जाते हैं। इसके लिए शायद वो तैयार नहीं थी। वो खुद ही को कोसने लगती कि मेरी माती भ्रष्ट हो गई थी जो मैं ये बकवास सी चीज़ें देखने लगी हूँ, जिसके साथ कोई तालमेल है ही नहीं। मतलब कुछ भी। आरुषि तू पागल हो गई है। और वो ज़बरदस्ती अपनी दिमाग से सारी चीज़ों को एक्साइट करती है कि नहीं ये सच नहीं है मेरी भरा में, और पता नहीं कि अब बकवास चीज़ें सर्च करने लगी हूँ। खुद ही को खुद से ऐसे सुना के आखिर में वो सोने की कोशिश करती है रात के 1:30 बजे तक। बहुत तक चीज़ों को सोच सोच के वो थक चुकी थी अब, और आखिर में वो थक के सो ही जाती है। अगली मॉर्निंग भी वैसे ही रूटीन के अनुसार होती है, लेकिन अगली बार जब वो काजल के घर जाती है, अब से वो थोड़ी थोड़ी सारा को पढ़ाने लगती है।
लेकिन अब वो बहुत डिसेंटली वहाँ पर जाती है, सारा को पढ़ाती है और ध्यान रखती है कि वो माधवी के ऊपर कोई भी फोकस ना ला पाए। वो माधवी की ओर एक क्षण के लिए भी नहीं देखती है, उसका ध्यान बस सारा की ओर थी। और वही लगभग 3-4 दिन कंटिन्यूसली वैसी होती है, लेकिन वो अपनी ख्यालों से बाहर आती ही नहीं है। और ना तो ये सारी चीज़ वो किसी को बता पा रही थी, वो ना समझ पा रही थी ना बता रही थी, अंदर ही अंदर जूझ रही थी बस। और ऐसी सिचुएशन कुछ हद तक क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि तूफान बस अपने अंदर ही रखने पड़ते हैं, अपने अंदर ही लड़नी पड़ती है खुद से। और सामने से दिखाए जाते हैं कि नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ, कुछ नहीं हुआ है। किसी से ना बात कर सकते हैं ना शेयर कर सकते हैं, और खुद ही इसी उलझन में फंस जाते कि आखिर है क्या चीज़, क्यों हो रही है। आरुषि भी सेम हालत में ही थी। वो दिखा तो रही थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल वो थी नहीं। उसके अंदर बहुत सारे तूफान चल रहे थे, अपनी फीलिंग्स को लेकर, चीज़ों को लेकर, माधवी को लेकर। देखते देखते कुछ दिन बीत तो जाते ही है, और एक दिन वो जब जाती है सारा को पढ़ाने के लिए, बड़े डिसेंटली फोकस बस सारा के ऊपर ही थी, इधर उधर नहीं देखती है। और अगर कभी माधवी सामने आ भी जाए तो नज़रों को झुका लेती है, खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि माधवी की ओर जाना ही नहीं है, ना ही सोचनी है। लेकिन क्या दिल पर किसी का रोक है। इधर कुछ दिनों से काजल भी नोट कर रही थी, न जाने क्यों आरुषि की बर्ताव उसे बहुत अजीब सी लग रही थी। और 1-2 दफ़ा उसने पूछी भी है, आरुषि घर पे सब ठीक है ना? हाँ, या फिर तू मुझसे नाराज़ है क्या? कुछ हो गई है क्या बात? आरुषि साफ कह देती कि नहीं तो क्या होगी। नहीं, तू पहले जैसे बर्ताव नहीं करती है, मतलब आती है बस सारा को पढ़ा के चली जाती है, कभी मन हो तो चाय पीती है, नहीं तो नहीं। कुछ दिन से देख रही हूँ, क्या हो गई है? नहीं वो कुछ नहीं, वो एक्चुअली कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तभी काजल बोल पड़ती कि देख, तुझे तो मैं अच्छे से जानती हूँ, ऐसे तो तबीयत ख़राब तेरी नहीं होती, तेरी तबीयत ख़राब भी बहुत रेयर होता है। इसके जवाब थे नहीं आरुषि के पास, वो बस सारा को पढ़ाने पे ध्यान देती है। तभी अचानक कुछ आवाज़ आती है किचन से, तो काजल उठ के जाती है तो देखती है जो माधवी है वो खाना बना रही थी, तो वहाँ पे कुछ हो गई थी, कुछ बर्तन वगैरह गिर गए थे, उठा रही थी। काजल ने बस पूछ लिया, बहनी आप ठीक हो ना? माधवी भी जवाब देती कि हाँ ताई, वो बस ये हाथ लग के गिर गई थी, चलो ठीक है। कुछ मदद चाहिएगा? नहीं नहीं ताई, आप समर्थ के पास जाइए, वो रो रहा होगा, यही बोलती है। और उस वक्त माधवी चाय बना रही थी, क्योंकि काजल ने कही है कि थोड़ी सी चाय बना दीजिए, आज वो पिएगी बोली है, तो चाय बनाती है काजल के लिए और इधर आरुषि के लिए। थोड़ी सी स्नैक्स लेती है और उस टेबल के वहाँ पे आती है और एकदम से रख देती है। आरुषि की सर झुकी हुई थी, वो एक क्षण के लिए भी माधवी की ओर नहीं दिखी थी। झुकी हुई नज़रों से बस माधवी की पैरों को देख सकती थी बस, लेकिन फिर भी वो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कर देती है और अपनी मुट्ठी को इतनी कस के पकड़ लेती है मानो कि उसकी हाथ में नाखून चुभ रहे हो। न जाने क्या कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी दिल हल्की हल्की सी धड़कने लगती है जोरों से। अचानक सारा बोल पड़ती है, आई ये लाल लाल सी क्या है आपके हाथों में? ये बात सुनती ही न जाने क्यों आरुषि की आंखें अपने आप ही खुल जाती है और सीधा नजरें जाती है माधवी की हाथों की ओर, जो कि चाय के कप को रख रही थी। देखते ही न जाने आरुषि की आंखें क्यों एकदम से बड़ी हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है और एकदम से आती है माधवी के पास। ये क्या है? माधवी तुरंत आरुषि की ओर देखती है, क्या ये आपकी हाथों में चोट लगी है क्या? माधवी बोलती कि नहीं तो। लेकिन जब माधवी खुद अपने हाथों की ओर देखती है तो वो भी शौक थी, क्योंकि उसके हाथ में चोट लग चुके थे, हल्की सी कट लग चुकी थी और कट लगने से कुछ ज़्यादा ही खून बह गए थे। आरुषि की पता नहीं दिमाग सुन पर गई थी, वो एकदम से माधवी को साइड में बैठाती है। पहले तो उसके पास रुमाल थी, वो रुमाल निकाल के सीधा माधवी की हाथ को कस के पकड़ती है ताकि खून रुक जाए और एकदम से बोलने लगती है कि क्या काम करती है आप? हाँ, आपको समझ नहीं आती? हाँ, इतना क्या गुम हो गई है आपकी? इतनी बड़ी चोट लग गई आपको, खून बह जा रहा है और आपको पता तक नहीं है। माधवी शॉक थी,
सारा डर पड़ती है और वो रोने लगती है। काजल भी भाग के आती कि क्या हुई है। तो ये सारे सिचुएशन अलग ही थे। इधर तब तक भी आरुषि ने उस रुमाल से कस के उसके हाथ को पकड़ी हुई थी और काजल भागते हुए जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और बोलती कि बहनी कैसे हुई। माधवी को सच में नहीं पता कि कैसे हुई। एक्चुअली जब वो किचन में काम कर रही थी ना तो कुछ बर्तन गिर गए थे और साइड में से चाकू शायद थोड़ी सी लग के हल्की सी कट हो चुकी थी और उसे ध्यान ही नहीं थी। तभी इधर आरुषि फटाक से वो फर्स्ट एड बॉक्स खुलती है, वहाँ से सेवलॉन वगैरह लेती है, पहले तो क्लीन करती है और फिर वो हल्की सी बैंडेज कर देती है। बहुत अजीब सी बर्ताव कर रही थी आरुषि, पता नहीं खून देख के वो बौखला गई थी। लेकिन जब वो बैंडेज कर रही थी ना उसके हाथ तब भी काँप रही थी। माधवी खुद भी शॉक थी कि ये क्या हो रही है और उसे कैसे पता नहीं चली। इधर काजल तो कुछ हद तक शॉक इसलिए थी कि उसकी बहनी के हाथ में चोट लग गए और कुछ ज़्यादा शॉक इसलिए क्योंकि आरुषि के बर्ताव बहुत अलग थे। आरुषि एकदम से बॉक्स को साइड में रखती है और एकदम से माधवी की ओर देखते हुए बोलती है, देखिए मेरी बात ना सिंपल सी है, हो सकता है आपको थोड़ी सी चुभ जाए, पर ये जो आप जिद पकड़ के बैठ गई है ना कि जो सच है वही सच है, इस सच्चाई से बस जीवन बिता देनी है, ये ना बस एक एक्सक्यूज़ है आगे ना बढ़ने की। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं किसी के हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। आपकी एक बेटी है, उसके बारे में सोचिए और खुश रहा करिए और खुद का ध्यान भी रखा करिए। अगर आपको किसी और की मदद नहीं चाहिए, किसी और की सहारा नहीं बननी है तो खुद की सहारा खुद बनिए और खुद का ध्यान भी खुद रखिए ताकि कोई किसी और को मौका ना मिले। और अगर आपको मेरी किसी भी बात पर बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। यही बोलते हुए वो अपनी बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। काजल वहीं पे खड़ी थी। माधवी बस काजल की ओर देखती है। काजल के पास माधवी की जवाब थी नहीं। एक्चुअली ये ऐसे सिचुएशन होंगे शायद ना काजल सोचे थे और ना ही माधवी। इधर सारा आके एकदम से लिपट जाती है अपनी मम्मी से। हाई आपको दर्द हो रहा है क्या? नहीं बेटा मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वो अपनी बेटी को संभालते हुए कमरे में चली जाती है क्योंकि सारा बहुत रोने लगी है। और इधर आरुषि अपनी स्कूटी लेती है और घर की तरफ जाती है। पता नहीं एक अजीब सी गुस्सा उसके मन में आ चुके थे। वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो क्या रही है उसके साथ। वो घर जाती है, बस जैसे तैसे अपने दादाजी से नॉर्मली बात करती है। उसके बाद वो जाती है कमरे में, फ्रेश वगैरह होती है, शावर के नीचे कुछ देर तक खड़ी होती है, अपनी सारी उलझनों को शायद खुद ही सुलझाने की कोशिश जो नाकाम होती है। उसके बाद वो एकदम से बाहर आते हुए बेड पे बैठ जाती है, सर पकड़ती हुई। अब चीज़ें हद से ज़्यादा हो रही है, ऐसे में तो वो पागल हो जाएगी। या तो ये सब क्या है उसे पता चल जाए या फिर ये ख़त्म हो जाए। ये उलझनों में वो कब तक फंसी रहेगी, यही सारी सोच ही रही थी। तभी उसकी मम्मी आते हैं और उसे ऐसी हालत में देखती है और बोलती कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आरुषि तुरंत नॉर्मल हो जाती है, बोलती अरे मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, वो ना हल्की सी सर दर्द है इसीलिए। तो तुमने तो बेटा डरा ही दी थी मुझे, चलो चाय वगैरह पीते हैं। वो नीचे जाती है, चाय वगैरह पीते हैं। वो रात भी बहुत मुश्किल से बीत जाती है। वो रात तो वो सो ही नहीं पाती है। अब इसका जवाब ढूंढना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी कि आखिर ये सब क्या है। अगले दिन से वो जो जाती है काजल की बिल्डिंग में, जिस स्टूडेंट को पढ़ाती है, उस स्टूडेंट की छुट्टी थी। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो वो छुट्टी पे गाँव चले गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो अगर अब आरुषि जाएगी तो केवल सारा को पढ़ाने के लिए ही जानी पड़ेगी। आरुषि कुछ दिन माधवी की चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहती थी, सोच सब कुछ। और यही सोचते हुए वो काजल को कॉल करती कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ दिन नहीं आऊँगी। काजल कुछ पूछने जाएगी उससे पहले ही आरुषि कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। उसके बाद वो अपनी बाकी ट्यूशन अपनी रूटीन के अनुसार लेने लगती है। देखते देखते वक्त बीतता है। दोपहर को वो जब घर आती है लंच के लिए, करती है, थोड़ी रेस्ट ले रही थी। जितना वो कोशिश कर रही थी कि अब कुछ भी नहीं सोचनी है माधवी के बारे में, लेकिन चीज़ें उसके खिलाफ ही जा रहे थे।
मन की बेचैनी और बढ़ रही थी। चीज़ों तो सुलझने की नाम ही नहीं ले रही थी। वो उठ के बैठ जाती है, ऐसे में वो नहीं चलने दे सकती है। उसे इस चीज़ को कंट्रोल करनी पड़ेगी, या तो हल जाननी पड़ेगी, या जो भी है इस चीज़ को वो ख़त्म करेगी, या कुछ तो हो, कम से कम कंट्रोल करना सीख ले ये। ऐसे में वो सोच ही रही थी, तभी उसे किसी का याद आती है। वो फ़ौरन अपनी फ़ोन लेती है, नंबर को ढूंढती है और कॉल करती है। 1 रिंग, 2 रिंग होते हैं और तीसरी रिंग पे फ़ोन रिसीव हो जाती है। एक लड़की की आवाज़ आगे से, हेलो। तभी आरुषि बोलती है कि हेलो, हाय, नमस्ते, वो मैं आरुषि। तभी सामने से, हाँ हाँ, हाय आरुषि, कैसी हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, ट्यूशन वगैरह करा रही हो अभी? हाँ दी, हाँ करा तो रही हूँ। हाँ, आज अचानक मुझे कैसे याद किया? हाँ दी, वो आ, मैं सोचा कि एक बार आपके चैम्बर पे आ जाते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। अच्छा, आ जाओ, मैं शाम के 6 बजे तक हूँ। ठीक ठीक है दी, तो फिर मैं 5 बजे आ जाऊँगी। कुछ सीरियस इशू है क्या? दी आके बात करते हैं। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। आरुषि कॉल डिस्कनेक्ट करती है और फिर वो थोड़ी रेस्ट लेती है और उसके बाद वो निकल जाती है अपनी बाकी बच्चे ट्यूशन लेने के लिए। और जैसे ही 5 बजती है वो जाती है एक डॉक्टर के पास, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। जैसे ही आरुषि उनकी कैबिन तक जाते हैं, वो आरुषि को देख के बहुत खुश होते हैं। आरुषि के पास आते हैं, उसको हक करती है, बोलती है कैसी हो तुम? हाँ दी, ठीक हूँ। एक्चुअली ये आरुषि को पहचानती है। आरुषि की एक स्टूडेंट की मम्मी ही, उम्र थोड़ी सी कम है इसलिए दीदी बुलाती है। तभी वो बोलती कि जब से तुमने मेरे बेटे को पढ़ाना बंद किया ना, तुम्हारी तरह और कोई टीचर मुझे मिली ही नहीं। ऐसा नहीं है एक्चुअली दी, आपके घर से अभी आप जहाँ पर हो वो एरिया थोड़ी दूर है मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ। अच्छा चलो बोलो, क्या हुआ तुम अचानक मेरे पास? कुछ इशू है? घर पे सब ठीक है ना? तभी बोलती कि हाँ दी, ठीक है। और तो वो डॉक्टर पहले तो आरुषि को बहुत अच्छे से नोट करती है और वो समझ रही थी कि बात कुछ सीरियस ही है, क्योंकि आरुषि की एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रहे थे। आरुषि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अब धीरे धीरे बताने लगती है। घंटे बीत जाते हैं। वो डॉक्टर बस अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करके फोकसली आरुषि को सुन रही थी और नोट कर रही थी आरुषि की हर एक एक्सप्रेशन को, हर एक मूवमेंट को। जैसे जैसे आरुषि बताती है, कुछ जगह पे उस डॉक्टर को थोड़ी सी खटकती है, वो सारी चीज़ भी वो नोट करती है। आरुषि जितनी भी चीज़ें बता रही थी, सब में बहुत सारी चीज़ उसने स्किप करके भी बोली है। एक समय में जब उसकी बोलना ख़त्म होती है, वो डॉक्टर की ओर देख के बोलती कि प्लीज़ आप कोई सल्यूशन दे दीजिए, मेरी हालत ठीक नहीं है, और अगर ऐसे में चलती रही तो मम्मी को पता चल जाएगी, वो अलग परेशानी हो जाएगी, मतलब मैं नहीं समझा पाऊँगी आपको। आई कैन अंडरस्टैंड आरुषि, टेक ए डीप ब्रीथ, थोड़ी सी पानी पी लो। आरुषि पानी पीती है, अभी भी उसके हाथ काँप रहे थे। तभी वो डॉक्टर एकदम से आरुषि की ओर देख के बोलते कि आरुषि, आर यू श्योर कि तुमने मुझसे कुछ छुपा ही नहीं है और तुमने हर एक बात प्रॉपर सच कही है? आरुषि पानी पीते पीते रुक जाती है और यही चीज़ वो डॉक्टर नोट करती है। आरुषि बोलती कि नहीं, वो मैंने सब कुछ बताई है। देखो, मैं अभी भी तुमको कहूँगी, अगर और कोई भी चीज़ है तुम मुझे बता सकती हो। आरुषि मना कर देती कि नहीं, और कोई चीज़ नहीं है, जो है मैंने आपको बोल दी है। मेडिटेशन करती हो तुम? हाँ मैं करती हूँ, लेकिन शायद 2 हफ्ते से मैं वो नहीं कर पाई। क्यों? फोकस नहीं हो पाती हो? नहीं, वो एक्चुअली यस, फोकस नहीं हो पाती। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरुषि से, आरुषि भी जवाब देती है। तभी एकदम से जो डॉक्टर है वो बोलती कि तुम्हें कोई पसंद है? आरुषि अपनी मुट्ठी को थोड़ी सी कस के पकड़ लेती है और बोलती कि नहीं। अच्छा, मतलब अभी
मतलब इन दिनों तुम जिससे भी मिली हो, हर किसी से मिली होगी, बहुत सारे लोगों से, तो कोई ऐसा तुम्हें मिली है जिसको देख के तुम्हें अच्छी लगी हो या थोड़ी अलग सी वाइब्स? इस पर भी वो अपनी मुट्ठी को इतना कस के पकड़ती है कि नाखून चूमने लगती है। तभी वो डॉक्टर बोलते कि आरुषि ज़रा अपनी हाथ दिखाना। आरुषि डॉक्टर की ओर देखती है, हाथ दिखाओ। तभी वो अपनी हाथ आगे करती है, तो वहाँ पे नाखून एकदम से चुभने के कारण हल्की सी लाल सी हो गए थे। तभी डॉक्टर बोलते कि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कही है, मुझसे फ्रैंकली बोलो हर चीज़। अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगी? तुमने बहुत सारी चीज़ स्किप करी है, और जब तक तुम चीज़ें बताओगी नहीं प्रॉपर, मैं तुम्हें सोल्यूशन नहीं दे सकती आरुषि। आरुषि, यू हैव टू ट्रस्ट मी। आरुषि बोलती कि बात ट्रस्ट की नहीं है। हाँ तो क्या है? तब जाके आरुषि पहली बार बोलती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरी एक फ्रेंड है, ओके, उसके घर पे उसकी भाभी आई है। उनकी एक बेटी है 5 साल की। पहली बार मैं उनसे मिली थी, और वो विधवा है, उनके हस्बैंड नहीं है, ओके। तो अब जाके वो जो स्किप करी थी कुछ चीज़ें वो बोलने लगते हैं। डॉक्टर भी बहुत ध्यान से सुनती है, और जैसे ही आरुषि बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे ये सब सच में नहीं समझ आ रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है। डॉक्टर बोलती है कि पानी पी लो आरुषि, रिलैक्स योर माइंड। और आगे जब मैं बोलने जा रही हूँ, शायद तुम्हें थोड़ी सी झटकी भी लगे, बट समझने की कोशिश करो। आई थिंक तुम उस लड़की से अट्रैक्ट हो। ये बात सुनती ही आरुषि खड़ी हो जाती है, बोलती कि क्या बोल रही है आप? ये कैसे मुमकिन हो सकती है? मैं एक लड़की से भला कैसे अट्रैक्ट हो सकती हूँ? मैं भी एक लड़की हूँ। आरुषि, रिलैक्स, बैठो। आरुषि बैठ जाती है। आरुषि को मानो जोरदार एक झटकी सी लगती है, और वो बोलने लगती है, पर ये कैसे मुमकिन हो सकती है? मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मुझे आज तक ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आई। तभी डॉक्टर हंसती है, बोलती कि लाजमी बात है, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम वैसी टाइप की हो। आरुषि, फीलिंग्स सबके लिए नहीं आते हैं, लेकिन बट ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक लड़की हूँ। हाँ तो क्या हुआ? देखिए दी, आप बात को समझ नहीं पा रही है। आप जो बोल रही है ना, ये हो ही नहीं सकता। मैं एक लड़की हूँ। देखो, तुम पैनिक मत करो, मुझे समझाने दो। वो डॉक्टर से लगभग और आधे घंटे बात होते हैं। वो डॉक्टर पूरी कोशिश करती है आरुषि को कुछ चीज़ें समझाने की। जैसे तैसे वहाँ पे थोड़ी बहुत वक्त जैसे बीत जाती है, आरुषि थोड़ी चुप सी हो गई थी। उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे ताकि वो अपनी चीज़ों को कंफर्म कर सके, अपनी फीलिंग्स को। और आखिर में आरुषि वहाँ से चुप से अपने घर जाती है। एकदम चुप हो चुकी थी वो। जैसे वो घर जाती है, वो किसी से बात नहीं करती है, बस अपने कमरे में जाती है, बैग रखती है और सोचने लगती है। अब डॉक्टर से जो बात हुई है वो घर पे तो नहीं कर सकेगी किसी भी हालत पे, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुई है, यही वो सोच रही है। ये तो अलग ही सीन हुई है। अचानक से उसे लड़की के लिए फीलिंग्स बहुत अजीब थे। वो शावर में जाती है, शावर लेती है, आती है, बैठती है, थोड़ी देर के लिए नीचे जाती है, क्योंकि अब घर वालों के सामने ऐसे तो नहीं रह सकती वो। अपनी फेस एक्सप्रेशन को तो वो अच्छी से छुपा लेती है, लेकिन मन में वो जो जंग छिड़ी हुई है उसको कैसे रोकेगी वो। अब ये तो जानेंगे आगे कि क्या होती है आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।